एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 5 तक तो हो गया था। एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 7 जो है वो होमवर्क में है, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 6 होमवर्क में है, सिंपल क्वेश्चन है, और 7 और 6 दोनों एक जैसे हैं। मैं 7 करा रहा हूं, इसमें डायग्राम भी दोनों का एक ही है। एग्जाम्पल नंबर 7 में है द एंड लिंक्स ऑफ ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ 12 लंबाई की चैन है जिसके सिरे कैन स्लाइड ऑन टू स्मूथ रॉड्स, जिसके सिरे 2 चिकनी रॉड पर फिसल सकते हैं। रॉड स्मूथ है, चिकनी है यानी कि, तो इसमें फ्रिक्शन नहीं होगा लेकिन रिएक्शन होगी। इन द सेम वर्टिकल प्लेन, दोनों रॉड एक ही वर्टिकल प्लेन में लेनी है। विच आर इंक्लाइंड इन अपोजिट डायरेक्शन एट इक्वल एंगल अल्फा टू द वर्टिकल, और दोनों वर्टिकल के साथ विपरीत दिशा में अल्फा एंगल बनाती हुई होंगी। इस तरह से आपकी रॉड है। ये आपकी 2 रॉड है, ये वर्टिकल हो जाएगा, ये 2 रॉड बनाई गई हैं जो वर्टिकल के साथ अल्फा एंगल बना रही हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एंगल बना रही हैं। इन पर चैन के जो सिरे हैं वो फिसल सकते हैं, तो जब चैन लटकेगी तो वो कैटेनरी के रूप में आ जाएगी। इस तरह से लेंगे, ओरिजिन एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, रॉड को थोड़ी सी बाहर कर दीजिएगा। एक सिरा ये है, एक सिरा ये है, और इस तरह से आइएगा बनाते हुए। इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी है कि ये देखेगा, जैसे यहाँ पर ये नॉर्मल रिएक्शन आर हो रही है, पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ए पर जो है नॉर्मल रिएक्शन आर बना दी गई है, तो इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी होगा कि जो टेंशन होनी चाहिए वो आर के अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। अब ये देखिएगा, उल्टा डायग्राम बना रहा हूं मैं। पहले मैंने ये टेंजेंट खींच दी है, बिंदु ए पर स्पर्श रेखा है, रिएक्शन आर आ चुकी है, तो टेंशन जो है आप इनवर्ट दिखाएंगे, अंदर की तरफ, नीचे की तरफ दिखाएंगे, जिससे कि साम्यावस्था संतुलित हो सके। ये टेंशन आपकी टी हो जाएगी। अब किस तरह से आप वो लेकर जाइएगा, इस तरह से आपकी जो चैन है वो लटकेगी। फिर कहता है प्रूव दैट द सैग इन द मिडिल इज L10 अल्फा बाई 2, बीच में जो सैग होगा वो L10 अल्फा बाई 2 होगा। ये मान लीजिएगा बिंदु आपका D है और ये बिंदु C है, पैरामीटर C है, तो उसने सैग पूछा है D से लेकर के C तक। एक कोऑर्डिनेट मान लीजिएगा, ये है x1 y1, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग जो सैग वो आपका बीच में वो DC होगा और DC की वैल्यू होगी y1 माइनस C। तो सैग की वैल्यू जो है y1 माइनस C हो जाएगी, तो आपको निकालना है y1 निकालना है और C निकालना है। और फिर आगे कहता है एट द डिस्टेंस बिटवीन द लिंक इज 2l cot अल्फा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स tan अल्फा, और दोनों लिंक के बीच की दूरी, एक लिंक A पर है और एक लिंक B पर है, इनके बीच की दूरी है, तो वो हो जाएगी हमारी स्पान निकालना है। लेकिन स्पान का आंसर अभी तक पीछे वाले सवाल में C log sec psi प्लस tan psi से हो रहा था, लेकिन यहाँ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स में दे रखा है, तो आपको S इक्वल टू C साइन हाइपरबोलिक इनवर्स साइन हाइपरबोलिक x अपॉन C वाला फार्मूला जो है वो यूज करना पड़ेगा। ये चैन की मेरी लेंथ है 12, तो L इधर हो जाएगा और इधर L हो जाएगा। अब देखिएगा इधर अल्फा है, ये 90 है, ये वाला एंगल आपका 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, ये पूरा 90 है, ये अल्फा है। 2 समांतर रेखाओं को तिरछा रेखा काट रही है, आपके एकांतर कोण हो गए, तो ये एंगल हो जाएगा आपको अल्फा। देखिएगा बिंदु बी पर जो स्पर्श रेखा खींची गई है वो स्पर्श रेखा क्षैतिज के साथ यानी कि एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है, तो आपको साई की वैल्यू जो है मिल चुकी है, और साई मिल चुका है तो सारी चीजें आपकी आसान हो जाएगी। और यहीं पर जाकर के आपको एल की वैल्यू पता ही है, थ्योरी आप बुक वाली लिख लेंगे,
मैं कैलकुलेशन कर देता हूं यहां पर। थ्योरी आप बुक से उठा लेना, थ्योरी लिख लेंगे। उसके बाद सबसे पहले आप लगाइएगा फ्रॉम S = C tan psi एट ए पर आ जाइएगा, ये C हो जाएगा और ये हो जाएगा tan अल्फा, तो C = L cot अल्फा। C की वैल्यू आ चुकी है, C की वैल्यू L cot अल्फा आ चुकी है। एंगल आपको पता ही है। अब आप y की तैयारी करिएगा। फ्रॉम y = C sec psi एट ए पर आ जाइएगा, y1 = C की वैल्यू हो जाएगी L cot अल्फा और ये हो जाएगा sec अल्फा, ये cos अपॉन साइन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा L अपॉन साइन अल्फा। cos अल्फा sec अल्फा कट जाएंगे तो ये L अपॉन साइन अल्फा हो जाएगा। y1 की वैल्यू आ चुकी है। अब रिजल्ट उठा लेते हैं। sec इन द मिडिल = y1 माइनस C L अपॉन साइन अल्फा माइनस C की वैल्यू L cot अल्फा है, तो ये हो जाएगा L cos अल्फा अपॉन साइन अल्फा। L कॉमन, 1 माइनस cos अल्फा अपॉन साइन अल्फा, L 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2, 2 sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2, तो ये हो जाता है L cot अल्फा बाई 2। अब देखिएगा कितना आसानी से आपका रिजल्ट जो है वो प्रूव हो जाता है। रिजल्ट आपका प्रूव हो गया है यहाँ पर L cot अल्फा बाई 2। अब दूसरा हम स्पान लेने चलते हैं। स्पान दोनों एंड लिंक्स के बीच की दूरी जो होगी AB होगी, जो कि स्पान होगा। स्पान जो है डायग्राम के अकॉर्डिंग 2x1 होगा और आंसर जो दे रखा है वो हाइपरबोलिक में दे रखा है, तो S = C sin हाइपरबोलिक x अपॉन C का इस्तेमाल करते हैं। फ्रॉम S = C sin हाइपरबोलिक x अपॉन C एट ए पर आ जाइएगा। S की वैल्यू L हो जाएगी और C की वैल्यू आपकी है L cot अल्फा sin हाइपरबोलिक, यहाँ x1 हो जाएगा और C की वैल्यू L cot अल्फा। L से L कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin हाइपरबोलिक x1 अपॉन L cot अल्फा = tan अल्फा। अब यहाँ से x1 निकाल दीजिएगा। x1 = हो जाएगा L cot अल्फा sin हाइपरबोलिक इनवर्स tan अल्फा। x1 की वैल्यू आ चुकी है। अब ये हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन लिंक्स = AB to x1, तो ये हो जाएगा 2L cot अल्फा sin हाइपरबोलिक इनवर्स tan अल्फा। तो अब इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन जो है वो प्रूव्ड हो जाता है। ये आपका रिजल्ट आ चुका है। अब एग्जाम्पल नंबर 8 को देखिएगा। डायग्राम वगैरह बुक से नहीं बनाएंगे, है ना, थ्योरी भी बुक से नहीं लिखेंगे, मैं कैलकुलेशन चेंज करके दूंगा बहुत सिंपल तरीके से। एग्जाम्पल नंबर 8 एक बहुत अच्छा सवाल है और यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आएगी, मतलब आगे के 4-5 क्वेश्चंस होंगे वो एग्जाम्पल नंबर 8 के बाद होंगे। ए यूनिफॉर्म स्ट्रिंग ऑफ वेट W इज सस्पेंडेड फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट द सेम लेवल। एक ही लेवल के 2 बिंदु से एक W भार की जो स्ट्रिंग है वो लटकाई गई है एंड ए वेट W' इज अटैच्ड टू इट्स लोएस्ट पॉइंट, और इसके मध्य बिंदु पर जो वेट है वो W' लटकाया गया है। तो देखिएगा पोजीशन कैसे होगी। ये 2 बिंदु A और B हैं। ये कैटेगरी के, ये अभी जो आपकी चेन है A और B 2 बिंदु के बीच में एक W भार की चेन आपने लटका दी है, तो ये इस समय कैटेगरी के रूप में होगी। मान लीजिएगा ये पॉइंट है लोएस्ट पॉइंट ये B है। अब क्या करता है वो, फिर आगे कहता है एंड ए वेट W' इज अटैच्ड टू इट्स लोएस्ट पॉइंट। सबसे नीचे वाला बिंदु B है यहाँ पर, इस पर वेट W' लटका देता है। जब वेट W' लटकेगा, जैसे कि चेन में लॉकेट पड़ जाता है, तो वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, है ना,
और ध्यान दीजिएगा, जैसे गले में चैन पड़ी रहती है तो सोचिएगा, गले में जब चैन पड़ी रहती है तो वो उसका नीचे वाला सिरा कैसे होता है? नीचे वाला सिरा हमारे कैटेनरी के वर्टेक्स की तरफ से होता है, कर्व लिए हुआ होता है हल्का सा, लेकिन जब उसमें कोई लॉकेट पड़ जाता है तो वहां पर नुकीलापन आ जाता है, क्योंकि लॉकेट का वेट होता है तो वो उसे थोड़ा सा नीचे खींच देता है। तो इस तरह से समझिएगा, ये बी वाला जो बिंदु है वो यहाँ आ जाएगा। अब ये हो जाएगी पोजीशन। अब ये नई पोजीशन आ गई है बी डैश, ये वेट हो गया है डब्ल्यू डैश, ये वेट डब्ल्यू डैश हो गया है। अब बी डैश वाला जो पॉइंट है वो नुकीला हो चुका है, तो ये कैटेनरी का वर्टेक्स नहीं हो सकता, और जब तक आपके पास कैटेनरी का वर्टेक्स नहीं होगा तो आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो इसे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये सी और ये पैरामीटर सी, ये बढ़ा देते हैं अब हम। फिर कहता है इफ, आगे जो एंगल दे रखे हैं बेटा उल्टे दे रखे हैं, इफ बीटा एंड अल्फा आर नाउ द इंक्लिनेशन टू द हॉरिजॉन्टल ऑफ द टेंजेंट एट द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट पॉइंट। किताब में अल्फा एंड बीटा लिखा है लेकिन वो बीटा एंड अल्फा है, यानी कि अल्फा जो एंगल है वो तो हाईएस्ट पॉइंट पर है और जो बीटा एंगल है वो लोएस्ट पॉइंट पर है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर जब टेंजेंट खींचेंगे तो वो अल्फा एंगल बनाएगा, लोएस्ट पॉइंट पर जब टेंजेंट खींचेंगे तो वो बीटा एंगल बनाएगा। अब ऐसे देख लीजिएगा, ये एंगल अल्फा है और यहाँ पर टेंजेंट बना दीजिएगा, ये एंगल बीटा है, यहाँ पर टेंशन में T1 लूंगा और यहाँ पर टेंशन लूंगा T2 एट द लोएस्ट पॉइंट। प्रूव दैट, तब आपको प्रूव करना है tan अल्फा अपॉन tan बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस W अपॉन W डैश। ठीक है ना, ये W अपॉन W डैश प्रूव करना है। ये क्वेश्चन आपको बार बार जो है करना पड़ेगा, लगभग 5 बार ये क्वेश्चन करना है। अब मैं एक बार करने के बाद क्वेश्चन से आगे चला करूंगा, है ना। अब देखिएगा, शुरू में जो चैन है वो ए बी बी के रूप में है, जो हमारी ये चैन नहीं सॉरी स्ट्रिंग है, ऐसे ले लेते हैं। द स्ट्रिंग हैंस in the form of catenary between points A and B with vertex at B। ये शुरू वाली पोजीशन है, शुरू वाली पोजीशन जब आपने वेट W डैश नहीं लटकाया था। अब आप V वाले पॉइंट पर वेट W डैश लटका देते हैं तो ये अपनी नई पोजीशन जो है वो B डैश में आ जाता है। When a weight W dash is attached at lowest point B, comma, it comes in new position V dash। ये नई पोजीशन V डैश में आ जाता है। अब कैटेनरी के दो पार्ट हो जाएंगे, एक ए बी डैश और बी बी डैश। ये पूरी कैटेनरी नहीं होगी, वो कैटेनरी का पार्ट होगी। नाउ ए बी डैश एंड बी बी डैश आर पार्ट ऑफ इक्वल कैटेनरी। जो ए बी डैश होंगे और बी बी डैश होंगे वो इक्वल कैटेनरी के पार्ट होंगे, क्योंकि दोनों की लेंथ जो है वो बराबर है। यानी कि दाएं वाले हिस्से को बाईं तरफ बढ़ा करके कैटेनरी बनाऊं या बाएं वाले हिस्से को दाईं तरफ बढ़ा करके मैं कैटेनरी बनाऊं, दोनों में कोई फर्क नहीं होगा। जो कैटेनरी का साइज होगा वो सेम होगा। कैटेनरी का साइज निर्धारण करने का काम जो करता है पैरामीटर स्मॉल सी करता है। यानी कि किसी भी पार्ट से आप सवाल कर लीजिएगा, कैटेनरी के पैरामीटर यानी कि स्मॉल सी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ऐसे ले लेते हैं, टेंशन है T1 एंड T2, लेट द
टेंशन, let the tension T1 and T2 at A comma B are inclined at angle alpha comma beta with x-axis रेस्पेक्टिवली। दोनों जो है एक्स एक्सिस से एंगल बना रही है अल्फा और बीटा, है ना। ऑफ द स्टिंग, यहां पर एक चीज और बढ़ा देता हूं, ऑफ वेट W, यहां रह गया है अल्फा एंड बीटा विद एक्स एक्सिस रेस्पेक्टिवली। यहां मैंने टेंशन T1 और T2 दे दी है। अब देखिएगा इक्विलिब्रियम में सेटिस्फाई करने जा रहा हूं। रिजॉल्विंग द फोर्सेस हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली एट ए। बिंदु ए पर आकर के फोर्स को रिजॉल्व करिएगा हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। बिंदु ए पर आकर के फोर्सेस को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जो है वो रिजॉल्व करिएगा, है ना। अब देखिएगा किस तरह से एंगल देख लीजिएगा, T1 और अल्फा है, पोजीशन ऐसे है, तो ये तो हो जाएगा T1 cos अल्फा और इधर हो जाएगा T1 sin अल्फा। T1 cos अल्फा देखिएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और आपने सीखा ही है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैटेनरी में जो है कभी चेंज नहीं होता है, तो ये तो WC काम करेगा, इसे तो कोई नहीं बदल सकते। ये T0 की वैल्यू है हमारे पास, और T0 की वैल्यू है हमारे पास, तो ये हो जाएगा T1 cos अल्फा इज इक्वल टू WC cos, और T1 sin अल्फा इज इक्वल टू T1 sin अल्फा। अब T1 sin अल्फा के बारे में देखिएगा, T1 sin अल्फा क्या कह रहा है। T1 sin अल्फा तो वर्टिकल कंपोनेंट है, तो T1 sin अल्फा वर्टिकल कंपोनेंट है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये उन चीज को संभाल लेगा जो नीचे की तरफ जा रही होंगी, और नीचे की तरफ होगा आपका वेट। अब देखिएगा आपका सिस्टम किस तरह से बना हुआ है। सिस्टम एक तो आपके पास चैन है ना, चैन का अपना वेट कैपिटल W है, ठीक, और एक वेट आपने लटकाया गया है W डैश, है ना। तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये दोनों को संभाल लेगा, तो टोटल वेट हुआ W प्लस W डैश, W प्लस W डैश। लेकिन चैन कितनी जगह बंधी हुई है, दो जगह बंधी हुई है, दो जगह, तो इधर भी बंधी हुई है और इधर भी बंधी हुई है, तो दोनों पर मिलाकर के जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो वेट संभालेंगे W प्लस W डैश। लेकिन हम कैलकुलेशन एक हिस्से में कर रहे हैं, तो आधा इधर के हिस्से का हो जाएगा और आधा जो है इधर का हिस्से का हो जाएगा, है ना। तो हम जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसमें एक सिरे पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो उस पर जो वेट देंगे उसे वो देंगे W प्लस W डैश अपॉन 2, क्योंकि हम आधे की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो टोटल वेट का आधा कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा T1 sin अल्फा इज इक्वल टू W प्लस W डैश अपॉन 2। इसे डिवाइड कर दीजिएगा, डिवाइड tan अल्फा इज इक्वल टू W प्लस W डैश अपॉन 2WC, इक्वेशन नंबर 1। ये आधा क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब B डैश वाले पॉइंट पर आते हैं। रिजॉल्विंग द फोर्सेस हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली एट बी डैश पर आइएगा, चलिएगा T1 की जगह T2 कर दीजिएगा, अल्फा की जगह बीटा कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा T2 cos अल्फा इज इक्वल टू WC। ये तो कभी बदलेगा ही नहीं,
सॉरी अल्फा नहीं आएगा, बीटा आएगा, T2 साइन बीटा, T2 साइन बीटा। अब T2 साइन बीटा वर्टिकल कंपोनेंट है, लेकिन कौन से बिंदु पर कैलकुलेशन कर रहा हो? कैलकुलेशन कर रहा हो V डैश वाले बिंदु पर, V डैश वाले बिंदु पर कैलकुलेशन कर रहा हो। जो चैन का वेट है वो ऊपर हो जाएगा, तो अब V डैश के नीचे जो वेट है वो सिर्फ कितना है? W डैश। लेकिन W डैश पूरा नहीं लेंगे, आधा इधर वाले हिस्से का होगा और आधा इधर वाले हिस्से का होगा। तो ये हो जाएगा W डैश बाई 2, इसे भी डिवाइड कर दीजिएगा। डिवाइडिंग tan बीटा इज इक्वल टू W डैश अपॉन 2WC, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में आपका tan अल्फा आ चुका है और इक्वेशन नंबर 2 में आपका tan बीटा हो चुका है। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा tan अल्फा अपॉन tan बीटा इज इक्वल टू W प्लस W डैश अपॉन W डैश 1 प्लस W अपॉन W डैश। तो इस तरह से जो है आपका एग्जाम्पल नंबर 8 प्रूव हो चुका है। एग्जाम्पल नंबर 8 भी 2 बार है, एग्जाम्पल नंबर 8 2 बार है। अब इसमें एग्जाम्पल नंबर 9 में बाद में बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 9 करने के लिए मुझे एग्जाम्पल नंबर 8 पूरा करना पड़ेगा, तो इसकी वीडियो बड़ी बनेगी, है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 10 में पहले आता हूं। जब आप एग्जाम्पल नंबर 10 करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 10, तो मैं लिख देता हूं टू एग्जाम्पल 8। तो ऐसी स्थिति में आप एग्जाम्पल नंबर जो है 8 करेंगे, है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 8 और एग्जाम्पल नंबर 10 में कोई फर्क नहीं है, थोड़ा सा चेंज है, वो मैं बता देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 10 में कहा गया है ए हैवी स्ट्रिंग ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी एंड थिकनेस इज सस्पेंडेड फ्रॉम 2 गिवन पॉइंट्स इन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक ही क्षैतिज तल में स्थित 2 बिंदुओं से जो है भारी चैन लटकाई गई है। ए वेट एंड nth दैट ऑफ द स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग का वेट होगा उसका 1/n भाग, nth है nवा भाग, यानी कि 1/n भाग ऑफ द स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू इट्स लोएस्ट पॉइंट, वो नीचे वाले बिंदु पर बांधा गया है ना। तो यानी कि अब इसमें ऐसे हो जाएगा, ये एग्जाम्पल नंबर 10 हो गया, जो वेट है वो W/n कर देंगे। फिर कहता है show that if theta and phi be the inclination to the vertical of the tangent, the highest and lowest point of the string, स्ट्रिंग का जो सबसे ऊंचा वाला बिंदु होगा, सबसे नीचे वाला बिंदु होगा, वहां पर वर्टिकल के साथ बनने वाले जो एंगल है वो थीटा और फाई है। ध्यान रखिएगा, थीटा और फाई है। अब पोजीशन ऐसे हो जाएगी, ये ए पर जाने वाला वर्टिकल एंगल है, तो ये थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से ट्रायंगल अगर तैयार करेंगे तो 90 हो जाएगा, तो ये अल्फा की जो वैल्यू है ये हो जाएगी 90 माइनस थीटा, और यहाँ जो टेंजेंट है वो एंगल बना रहा है फाई, तो यहाँ जो बीटा था और बीटा की जगह हो जाएगा आपका 90 माइनस 5, देन tan phi इक्वल टू 1 प्लस n tan थीटा। अब एग्जाम्पल नंबर 8 में और एग्जाम्पल नंबर 10 में कोई फर्क नहीं है, तो एग्जाम्पल नंबर 10 जब करेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 8 को रिपीट कर दीजिएगा। तो जहाँ अल्फा लिखा है उसकी जगह 90 माइनस थीटा रख दीजिएगा, और जहाँ बीटा लिया गया है उसकी जगह 90 माइनस 5 रख दीजिएगा, और जहाँ W डैश लिया गया था उस W की जगह W डैश की जगह W/n रख दीजिएगा, और पूरे क्वेश्चन की नकल मार दीजिएगा, और आपका क्वेश्चन जो है वो इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 14 पर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 जो है, अभी बीच के अभी कुछ एग्जाम्पल कट होंगे और कुछ एग्जाम्पल बड़े बड़े होंगे, जो कि मैं कुछ कराऊंगा वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 14 में जो हमें क्वेश्चन करा रखे हैं, जो बुक में डायग्राम दे रखा है वो गलत दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर 14 में है इफ फॉर द कैटेनरी y इक्वल टू c cos हाइपोलिक x/c। कैटेनरी की कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू c cos हाइपोलिक x/c, ठीक है ना। ये कैटेनरी की इक्वेशन हमें दे रखी है y इक्वल टू c cos हाइपोलिक x/c। इस इक्वेशन का इसमें कोई यूज नहीं होगा, ये तो फालतू में दे रखी है।
द नॉर्मल एट एनी पॉइंट P, किसी बिंदु P पर नॉर्मल P मीट द डायरेक्ट्रिक्स एट Q, यानी कि कैटेनरी का कोई बिंदु P लेते हैं और उस पर जब नॉर्मल खींचेंगे तो वो डायरेक्ट्रिक्स के किसी बिंदु Q पर मिलेगा। शो दैट PQ इज इक्वल टू रो आ चुका है तो BSc पार्ट 1 का यूज होगा, इज इक्वल टू C sec स्क्वायर साई। देखिएगा मजे की बात, जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बिल्कुल सही कर रखा है बुक में, लेकिन जो नाम है वो बिल्कुल गलत दे रखे हैं, मतलब डायग्राम जो है बिल्कुल गलत है। अब मैं इसका सही डायग्राम बना देता हूं इसमें। कैटेनरी हो गई है, ओरिजिन हो गया है, एक्स एक्सिस हो गया है, वाई एक्सिस हो गया है, ए हो गया है, बी हो गया है, सी हो गया है, ये हो गया है। अब ये देखिएगा, ये कैटेनरी का कोई पॉइंट P है, इस पर टेंजेंट खींचेगा, ये टेंजेंट खींच गया है, ये एंगल हो गया है साई, ये एंगल साई हो गया है। कैटेनरी का कोई बिंदु P लिया है और उस पर मैंने स्पर्श रेखा खींच दी है। अब बुक वाला कहता है कि बिंदु P पर जब नॉर्मल खींचोगे तो वो डायरेक्ट्रिक्स यानी कि एक्स एक्सिस को बिंदु Q पर मिलेगा। नॉर्मल वो होता है जो टेंजेंट से 90 डिग्री बनाता है। अब टेंजेंट से 90 डिग्री बनाते हुए आ जाइएगा, ये आपका एंगल 90 डिग्री है और ये आपका Q है, ये PQ हो गया है। अब जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में PQ इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू C sec स्क्वायर साई पूछा हुआ है, तो रो आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो इसके लिए BSc पार्ट 1 का यूज करना पड़ेगा। आप डायग्राम में PQ निकालने वाले हैं। आप देख लीजिएगा, P के कोऑर्डिनेट डाल दीजिएगा x y, एक यहां से परपेंडिकुलर डाल दीजिएगा, ये 90 हो गया, मान लीजिएगा पॉइंट N है, अब ये साई है, ये 90 है, तो ये वाला हो जाएगा आपका 90 माइनस साई, ये पूरा एंगल फिर 90 है, तो ये एंगल आपका साई हो जाएगा। P के कोऑर्डिनेट x, y है, तो P से लेकर के N तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी y हो जाएगी। ऐसे ले लेते हैं, let ECB is a catenary with vertex C, इसका भी नाम दे देते हैं। PT is tangent at P to the catenary inclined at angle psi with x axis। अब नॉर्मल का जिक्र कर देते हैं, तो नॉर्मल at P to the catenary meet x axis at Q, x axis को Q पर मिलता है। अब डायग्राम से आ जाइएगा, हमें PQ की वैल्यू निकालनी है, तो इस वाले ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल PNQ, यहां से आप cos साई लगा दीजिएगा, cos साई 20 PN हो जाएगा अपॉन हाइपोटेनस, PQ हो जाएगा, तो y अपॉन PQ, तो PQ इक्वल टू हो जाएगा y cos साई, सॉरी PQ इक्वल टू हो जाएगा y sec साई, क्योंकि y का फार्मूला हमारे पास पहले से ही तैयार है C sec साई, तो PQ इक्वल टू हो जाएगा C sec स्क्वायर साई। इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। आधा क्वेश्चन तो हमारा यही हो गया है। अब ये ले लेते हैं इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कैटेनरी, S इज इक्वल टू C tan साई, BSc पार्ट 1 यूज करिएगा, क्योंकि रो इज इक्वल टू ds अपॉन d साई, C sec स्क्वायर साई।
बाई इक्वेशन 1 and 2। एक मिनट बस। पी क्यू इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू सी सेक स्क्वायर साइन। और इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो जाता है।